तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने बीएसटी एग्जाम 2026 शिक्षण अभिरुचि की इस क्लास में, जिसमें हम आज वो सतत व्यापक मूल्यांकन के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो नए प्रश्न हैं, बदलते पैटर्न पर आधारित होंगे, है ना। और इसकी थ्योरी की क्लास है ना, हमने शॉर्ट थ्योरी है वो कल इसकी पढ़ ली थी। ठीक है, तो इसके आज वो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि सतत व्यापक मूल्यांकन है, इसको अगर मैं एक क्लास लाता तो 100 क्वेश्चन की पूरी एक ही होती, लेकिन इसकी 50 क्वेश्चन आज और 50 क्वेश्चन कल, यानी दो भागों में इसको वो डिवाइड किया है। तो अंत तक बने रहिएगा क्लास में। और ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और एक तरह सा कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आज का आपके सभी के सामने, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सतत व्यापक मूल्यांकन यानी सीईसी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है, जो ओल्ड क्वेश्चन है वो तो आपको पढ़ने ही है। साथ साथ में आपको नए प्रश्न है, वो नए बदलते पैटर्न पर जो नए प्रश्न बन रहे हैं उनको भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है छात्र को फेल होने से बचाना, दूसरा है छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, तीसरा ऑप्शन है केवल शैक्षणिक अंकों में सुधार करना, चौथा है बोर्ड परीक्षा का के महत्व को बढ़ाना। यानी जो सीसीई है उसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, सीसीई का मतलब होता है सतत व्यापक मूल्यांकन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य होता है वो छात्र के व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व है उसका सर्वांगीण विकास करना। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, दूसरा नेक्स्ट प्रश्न कि सतत यानी कंटिन्यूस का अर्थ सीसी के संदर्भ में क्या है। सतत का वो अर्थ है उस सीसी के संदर्भ में क्या है? पहला ऑप्शन है साल में एक बार कड़ी मतलब बड़ी परीक्षा लेना, फिर है दूसरा ऑप्शन है शिक्षण के साथ साथ निरंतर आकलन करना, तीसरा है समय पर बच्चों को सजा देना, या फिर केवल सहमाई परीक्षा का आयोजन करना। तो सतत का अर्थ क्या है? सीसी के संदर्भ में सतत का क्या अर्थ होता है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल जो सीसी के संदर्भ में सतत का अर्थ होता है शिक्षण के साथ साथ निरंतर आकलन भी क्या करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, व्यापक यानी कॉम्प्रहेंसिव का मूल्यांकन में क्या शामिल किया जाता है। यानी व्यापक मूल्यांकन है उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? पहला ऑप्शन है केवल गणित और विज्ञान विषय, दूसरा है केवल खेल कूद और कला, तीसरा है शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र दोनों, या फिर केवल कक्षा में उपस्थिति। तो व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल किया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो बिल्कुल शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्र है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, चौथा प्रश्न दीजिए आंसर। अधिगम के लिए आकलन किस प्रकार का मूल्यांकन है? यानी जो अधिगम होता है उसके लिए आकलन या वो किस प्रकार का मूल्यांकन है? पहला ऑप्शन है योगात्मक, दूसरा है निर्माणात्मक, या फिर अंतिम मूल्यांकन, या फिर वार्षिक मूल्यांकन। अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का मूल्यांकन है? अधिगम के लिए आपका जो आकलन है वो किस प्रकार का मूल्यांकन है? आपको चारों ऑप्शन में से एक राइट आंसर देना है। अधिगम के लिए जो आपका आकलन होगा वो होगा ये निर्माणात्मक, है ना। तो अभी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, योगात्मक मूल्यांकन कब आयोजित किया जाता है? बताइए, योगात्मक मूल्यांकन कब आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है पाठ शुरू होने से पहले, दूसरा है पाठ पढ़ाते समय, या फिर निश्चित अवधि या सत्र के अंत में, या फिर कभी भी अचानक इसका वो आयोजन हो जाता है। योगात्मक मूल्यांकन आयोजित कब किया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। अगर मैं बात करूं तो योगात्मक जो मूल्यांकन है वो आपका वो कब होता है? तो निश्चित अवधि या छत्र के क्या होता है? अंत में होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य कार्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है छात्र को ग्रेड देना, दूसरा है छात्र की सीखने की कमियां और कठिनाइयां होती है उनको पहचानना, या फिर छात्र को अगली कक्षा में भेजना, या फिर छात्र की रैंक निर्धारित करना। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य कार्य क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। निदानात्मक परीक्षण है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो छात्र होता है उसको सीखने की कमियों और कठिनाइयों को क्या करना चाहिए? पहचानना। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उपचारात्मक शिक्षण कब आयोजित किया जाना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण है वो कब आयोजित किया जाना चाहिए? पहला है सत्र की शुरुआत में, या फिर निदानात्मक परीक्षण के बाद, या फिर केवल छुट्टियों में, या फिर वार्षिक परीक्षा के बाद। उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाना चाहिए इसके बारे में आपको बताना है। उपचारात्मक शिक्षण है वो निदानात्मक परीक्षण के क्या किया जाना चाहिए? बाद में किया जाना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सीसी में जो ग्रेडिंग प्रणाली है उसका मुख्य लाभ क्या है? सतत व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? छात्रों में भेदभाव बढ़ाना, बच्चों के मानसिक दबाव को कम करना, शिक्षकों का काम कम करना, या फिर स्कूल की फीस को क्या करना? बढ़ाना। तो सीसी में जो ग्रेडिंग प्रणाली होती है उसका मुख्य लाभ क्या होता है? तो बच्चों को जो मानसिक दबाव को क्या करना? कम करना। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, नवा प्रश्न है, पोर्टफोलियो में क्या रखा जाता है? जो पोर्टफोलियो होता है जिसके बारे में हमने कल बात की थी कि पोर्टफोलियो में क्या रखा जाता है। पहला ऑप्शन है केवल छात्र की मार्कशीट, या फिर दूसरा है छात्र के कार्यों और उपलब्धियों का क्रमिक संग्रह, या फिर स्कूल के फर्नीचर की लिस्ट, या फिर स्कूल शिक्षकों की हाजिरी। तो पोर्टफोलियो में क्या रखा जाता है? तो पोर्टफोलियो में छात्र के कार्यों और उसकी उपलब्धियों का क्रमिक संग्रह वो रखा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन का सबसे बड़ा फायदा क्या है?
यानी जो विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? पहला ऑप्शन है, इसमें बाहरी परीक्षक नहीं आते। दूसरा, शिक्षक अपने छात्रों की क्षमता को बेहतर समझते हैं, या फिर छात्र बिना पढ़े पास हो जाते हैं, या फिर इसमें समय की बर्बादी नहीं होती। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? इसमें शिक्षक अपने छात्रों की क्षमता को बेहतर है वो समझते हैं। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 आपके सामने है। संशयी अभिलेख में दर्ज होता है क्या? संशयी अभिलेख इसमें दर्ज क्या होता है? पहला ऑप्शन है केवल एक दिन का काम। दूसरा है छात्र की शैक्षिक और शारीरिक और सामाजिक प्रगति का विवरण, या फिर केवल माता पिता का नाम, या फिर केवल खेल के अंक। संशयी अभिलेख में दर्ज क्या होता है? इसमें है वो छात्र की शैक्षिक, शारीरिक और क्या होती है, सामाजिक प्रगति का क्या होता है? पूरा विवरण होता है, पूरा ब्यौरा होता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निर्माणात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्माणात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन छात्रों को पास फेल करना, सीखने की प्रक्रिया में सुधार और फीडबैक देना, रैंकिंग देना, या फिर प्रमाण पत्र देना। निर्माणात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्माणात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है सीखने की प्रक्रिया में सुधार और फीडबैक देना। बी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या रखा जाता है? अनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या रखा जाता है? पहला ऑप्शन है छात्र के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यवहार का संक्षिप्त विवरण, या फिर केवल गणित सवाल, या फिर स्कूल की साफ सफाई का ब्यौरा, या फिर छात्र के घर का पता। अनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या रखा जाता है? इसमें वो छात्र के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यवहार का संक्षिप्त, तो इसमें क्या होता है? विवरण होता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सीसी प्रणाली में सहशैक्षिक क्षेत्र का जो उदाहरण क्या है? सीसी प्रणाली में सहशैक्षिक क्षेत्र का उदाहरण, पहला ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान। दूसरा जीवन कौशल, कला और कार्य शिक्षा, भाषा प्रथम, या फिर पर्यावरण अध्ययन। सीसी प्रणाली में सहशैक्षिक क्षेत्र का उदाहरण बताइए, आपको इसमें से कौन सा उदाहरण है वो इसका है? तो आपका जीवन कौशल और कला और कार्य शिक्षा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक प्रभावी शिक्षक मूल्यांकन के लिए किस उपकरण का उपयोग करता है? एक जो प्रभावी शिक्षक होता है वो मूल्यांकन के लिए किस उपकरण का उपयोग करता है? पहला ऑप्शन है अवलोकन, दूसरा है चेकलिस्ट, तीसरा है रेटिंग स्केल, या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल एक प्रभावी शिक्षक मूल्यांकन के लिए अवलोकन, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल यानी उपयुक्त सभी है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने। सीखने के रूप में आकलन किससे संबंधित है? सीखने के रूप में आकलन होता है वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन शिक्षक द्वारा आकलन, या फिर छात्र द्वारा स्वयं का आकलन, माता पिता द्वारा आकलन, या फिर बोर्ड द्वारा आकलन। सीखने के रूप में आकलन किससे संबंधित है? तो ये छात्र द्वारा स्वयं का क्या होता है? आकलन होता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। 17वां प्रश्न आप सभी के सामने है। सीसी के अनुसार एक शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? पहला ऑप्शन है छात्र कैसे सीखता है इस प्रक्रिया पर, या फिर छात्र ने कितना या फिर छात्र ने कितना रटा है उस पर, या फिर केवल परीक्षा के अंकों पर, या फिर केवल होमवर्क पर। सीसी के अनुसार एक शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? इन चारों ऑप्शन में से आपको एक आंसर देना है, बताइए। तो इसमें छात्र कैसे सीखता है इसकी प्रतिक्रिया पर है वो ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आप सभी के सामने है, बताइए। क्या सीसी में केवल किताबी ज्ञान का परीक्षण होता है? ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी नहीं, इसमें व्यवहार और कौशल भी शामिल है। ऑप्शन सी केवल उच्च कक्षाओं में होता है। ऑप्शन डी केवल निजी स्कूलों में होता है। क्या सीसी में केवल किताबी ज्ञान का परीक्षण होता है? बताइए। तो बिल्कुल नहीं, इसमें व्यवहार और कौशल भी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है, किताबी ज्ञान तो होता ही है, साथ में व्यवहार और कौशल ज्ञान भी होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है। सीसी को लागू करने का मुख्य कारण क्या था? सीसी को लागू करने का मुख्य कारण क्या था? पहला ऑप्शन है शिक्षा को बोझिल बनाना, या फिर परीक्षा के डर को दूर करना और नियमित सीखना और सुनिश्चित करना, या फिर शिक्षकों को व्यस्त रखना, या फिर कागज का उपयोग बढ़ाना। तो सीसी को लागू करने का मुख्य कारण क्या था? बताइए। तो सीसी का जो लागू करने का जो मुख्य कारण था वो था परीक्षा के डर को दूर करना और नियमित सीखना और उसका करना सुनिश्चित करना। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। 20वां प्रश्न आप सभी के सामने है। निर्माणात्मक मूल्यांकन कुल मूल्यांकन का कितने प्रतिशत होता है? सीबीएसई के पुराने ढांचे के अनुसार जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है वो कुल मूल्यांकन का कितना प्रतिशत होता है? 20%, 40%, 60%, या फिर 100%? बताइए। तो बिल्कुल 40% होता है। तो आपको बी ऑप्शन है वो याद रखना है। चलिए 21वां प्रश्न है। वह प्रश्न जिसका उत्तर केवल हाँ या नहीं में हो क्या कहलाता है? निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, लघुरात्मक, या फिर मौखिक? वह प्रश्न जिसका उत्तर केवल हाँ या नहीं में हो तो क्या कहलाएगा? वो तो साधारण सी बात है, वो प्रश्न कैसा कहलाएगा? वस्तुनिष्ठ कहलाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। खुली किताब परीक्षा का लाभ क्या है? खुली किताब परीक्षा का लाभ, पहला ऑप्शन है छात्र को पढ़ना नहीं पड़ता। दूसरा, रटने के बजाय वैचारिक समझ और विश्लेषण को बढ़ावा मिलता है। शिक्षक को पेपर नहीं बनाना पड़ता है, या फिर छात्र नकल आसानी से वो कर सकते हैं। तो खुली किताब परीक्षा का क्या लाभ होता है? लाभ क्या होता है इसका लाभ यही होता है कि रटने के बजाय वैचारिक समझ और विश्लेषण को क्या करते हैं? बढ़ावा मिलता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23वां प्रश्न आप सभी के सामने है। सीसी किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद पर, दूसरा निर्मितवाद पर, या फिर दंड का सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। सीसी किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? ये आपके निर्मितवाद पर आधारित है। बी ऑप्शन आपको याद रखना है। चलिए
24वां प्रश्न आप सभी के सामने, रेटिंग स्केल का प्रयोग क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है छात्र के गुणों की तीव्रता या स्तर मापने के लिए, केवल नाम लिखने के लिए, छात्र को कक्षा से बाहर निकालने के लिए, केवल हाजिरी लगाने के लिए। रेटिंग स्केल का प्रयोग क्यों किया जाता है? रेटिंग स्केल होती है, उसका प्रयोग छात्र के गुणों को तीव्रता या स्तर मापने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आप सभी के सामने है, अच्छे मूल्यांकन की अनिवार्य विशेषता क्या है? अच्छे मूल्यांकन की अनिवार्य विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या उपयुक्त सभी। अच्छे मूल्यांकन की अनिवार्य विशेषता क्या है, ये आपको बतानी है। तो बिल्कुल इसमें आपकी विश्वसनीयता भी शामिल है, वैधता भी शामिल है, वस्तुनिष्ठता भी शामिल है, उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आप सभी के सामने है, अधिगम अंतराल का पता किससे चलता है? पहला ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा से, दूसरा है निदानात्मक मूल्यांकन से, खेलकूद से, केवल मौखिक प्रश्न से। अधिगम अंतराल का पता किससे चलता है? अधिगम अंतराल का पता किससे चलता है? तो बिल्कुल निदानात्मक मूल्यांकन से इसका क्या चलता है? पता चलता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मूल्यांकन एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसके 3 ध्रुव कौन से हैं? मूल्यांकन एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसके 3 ध्रुव कौन से हैं? पहला ऑप्शन है छात्र, शिक्षक, स्कूल। उद्देश्य, दूसरा है उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन के साधन, पेन, कॉपी, किताब, माता पिता, बालक। मूल्यांकन एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसके 3 ध्रुव कौन से हैं, इसको बताना है। तो बिल्कुल इसके जो 3 ध्रुव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मूल्यांकन एक त्रिध्रुवीय है, यहाँ पर आपको थोड़ा असमंजस में नहीं होता है। अलग त्रिध्रुवीय प्रक्रिया एक वो अलग बात थी, ये यहाँ पर जो सतत व्यापक मूल्यांकन ने त्रिध्रुव पूछा है, तो यहाँ पर भी एक अलग बात है, मूल्यांकन के तौर पर पूछा है सतत व्यापक मूल्यांकन में। तो बिल्कुल इसमें वो उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन के साधन, ये क्या होते हैं? त्रिध्रुवीय होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आप सभी के सामने है, शिक्षण में निदान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है इलाज करना, दूसरा है समस्याओं के कारणों को जानना, या फिर सजा देना, या फिर इनाम देना। शिक्षण में निदान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बिल्कुल समस्याओं के कारणों को क्या करना? जानना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर भी क्या होता है? राइट आंसर आपका हो जाता है। 29वां प्रश्न है, ब्लू प्रिंट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ब्लू प्रिंट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है भवन निर्माण के लिए, दूसरा प्रश्न पत्र तैयार करने की योजना के लिए, रिपोर्ट कार्ड बनाने भरने के लिए, या फिर सिलेबस खत्म करने के लिए। ब्लू प्रिंट का प्रयोग है वो उपयोग है वो किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ब्लू प्रिंट का प्रयोग है वो किया जाता है आपका प्रश्न पत्र तैयार करने की योजना के लिए। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। 30वां प्रश्न आप सभी के सामने है, सीसी में सतत शब्द का अर्थ ये भी है कि क्या है? पहला ऑप्शन है मूल्यांकन सारा भर चलता रहे, दूसरा है मूल्यांकन शिक्षण का एक हिस्सा हो, या फिर ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं है। सीसी में सतत शब्द का अर्थ ये भी होता है कि कौन सा होता है कि मूल्यांकन साल भर चलता रहे और मूल्यांकन शिक्षण का एक हिस्सा भी हो, तो दोनों सही है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आप सभी के सामने है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मुख्य दोष क्या है? पहला ऑप्शन है जांच में पक्षपात होता है, ये विश्वसनीय नहीं होते, इनमें छात्र के मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, या फिर इनमें समय अधिक लगता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मुख्य दोष क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बिल्कुल इनमें छात्र के मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति क्या होती? नहीं हो पाती। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए 32वां प्रश्न है, सीसी के तहत बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। पहला ऑप्शन है केवल लिखित रूप में, केवल मौखिक रूप में, निरंतर व्यापक रूप में, केवल वार्षिक परीक्षा द्वारा। तो सीसी के तहत बच्चों का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, इनमें से आपको एक आंसर देना है। बिल्कुल तो सीसी के तहत में अगर बात करें इसका मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, निरंतर और व्यापक रूप में होना चाहिए। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यदि छात्र कक्षा में प्रश्न पूछता है तो मूल्यांकन के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि छात्र कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है तो मूल्यांकन के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला उसे डांट कर बिठा देना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे ट्यूशन के लिए कहना चाहिए, प्रश्न पूछने पर रोक लगा देनी चाहिए। बताइए, यदि छात्र कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है तो मूल्यांकन के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ग्रेडिंग प्रणाली में बी ग्रेड आमतौर पर किस स्तर को दर्शाता है? बताइए, ग्रेडिंग जो प्रणाली होती है आपने देखा होगा क्लास 5 और 8 में, तो आपको भी मिला होगा। तो इसमें जो है वो किस स्तर को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, या फिर संतोषजनक। तो ग्रेडिंग प्रणाली में जो बी ग्रेड होता है ना, वो आमतौर है वो अच्छे को दर्शाता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35वां प्रश्न आप सभी के सामने है, व्यापक मूल्यांकन किस विकास पर बल देता है? पहला ऑप्शन है केवल बुद्धि पर, दूसरा है केवल याददाश्त पर, तीसरा संपूर्ण व्यक्तित्व और व्यवहार पर, या फिर केवल शारीरिक विकास पर। तो व्यापक मूल्यांकन किस विकास पर बल देता है? तो देता है संपूर्ण व्यक्तित्व और व्यवहार पर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आप सभी के सामने है, निर्माणात्मक मूल्यांकन के दौरान शिक्षक क्या करता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, उसके दौरान एक शिक्षक क्या करता है? पहला ऑप्शन है छात्र को अंक देकर छोड़ देता है, छात्र की गलतियों को सुधारने में मदद करता है, छात्र को फेल कर देता है, प्राचार्य से शिकायत करता है। इनमें से आपको एक आंसर देना है। बिल्कुल छात्र की गलतियों को सुधारने में क्या करता है? मदद करता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है?
प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की सबसे अच्छी विधि? पहला ऑप्शन है बोर्ड परीक्षा, दूसरा अवलोकन और खेल आधारित गतिविधियां, कठिन लिखित परीक्षा या फिर निबंध लेखन। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की सबसे अच्छी विधि कौन सी हो जाएगी आपकी? वो है अवलोकन और खेल आधारित गतिविधियां। तो बी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीसी में स्किल्स का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? कौशल यानी सीसी में स्किल्स का मतलब होता है कौशल, तो इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है? प्रायोगिक कार्य और प्रदर्शन द्वारा, केवल बोलकर, केवल सुनकर या फिर केवल पढ़कर? बताइए। तो बिल्कुल सीसी में जो स्किल्स एंड कौशल का जो मूल्यांकन है वो कैसे किया जाता है? वो किया जाता है प्रायोगिक कार्य और प्रदर्शन के द्वारा। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण के बाद कौन सा कदम उठाना चाहिए, आवश्यक है ना? तो निदानात्मक परीक्षण के बाद में कौन सा कदम उठाना आवश्यक है? पहला, नया पाठ शुरू करना, उपचारात्मक शिक्षण, बच्चे को घर भेज देना या फिर अगली कक्षा में प्रोमोट कर देना। बिल्कुल उपचारात्मक शिक्षण क्या करना होना। बी ऑप्शन है कि निदान आपका जो निदानात्मक परीक्षण होता है उस निदानात्मक परीक्षण के बाद में उपचारात्मक शिक्षण है वो आवश्यक है। चलिए, सतत मूल्यांकन का सबसे बड़ा लाभ शिक्षक को क्या है? यानी जो सतत जो मूल्यांकन है इसका सबसे बड़ा लाभ शिक्षक को क्या है? पहला ऑप्शन है उसे बच्चों की प्रगति का हर समय पता रहता है, उसे खाली समय मिलता है, उसे रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाना पड़ता, उसे अधिक वेतन मिलता है। तो सतत मूल्यांकन का सबसे बड़ा लाभ शिक्षक को क्या होता है इसमें? वो होता है उसे बच्चों की प्रगति का हर समय क्या रहता है? पता चलता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आकलन और मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है? एक तो शब्द हो गया आपका आकलन, दूसरा हो गया मूल्यांकन, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? पहला ऑप्शन है कोई अंतर नहीं है, दूसरा आकलन प्रक्रिया है, मूल्यांकन निर्णय और परिणाम है। मूल्यांकन पहले होता है, आकलन बाद में होता है, आकलन केवल अंकों के लिए होता है। इनमें से आपको एक आंसर है वो देना है। मूल्यांकन, आकलन और मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या होता है? बिल्कुल, आकलन एक क्या है? प्रक्रिया होती है और मूल्यांकन निर्णय और क्या होता है? परिणाम होता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीसी के अंतर्गत स्व मूल्यांकन का अर्थ बताइए। सीसी के अंतर्गत स्व मूल्यांकन का अर्थ बताइए। पहला ऑप्शन है छात्र अपनी प्रगति की खुद जांच करे, शिक्षक खुद को अंक दे, प्रिंसिपल क्लास चेक करे या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो बिल्कुल इसमें छात्र है वो अपनी प्रगति है वो क्या करे? खुद जांच करे, तो ये स्व मूल्यांकन होगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया में फीडबैक किसके लिए जरूरी है? मूल्यांकन प्रक्रिया में फीडबैक क्यों जरूरी है? किसके लिए जरूरी है? पहला ऑप्शन है केवल छात्र के लिए, दूसरा है केवल शिक्षक के लिए, छात्र और शिक्षक दोनों के लिए, यहाँ पर केवल सरकार के लिए। बताइए। तो बिल्कुल छात्र और शिक्षक दोनों के लिए क्या फीडबैक जरूरी है? सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा किसका उदाहरण है? जो सत्र के अंत में होती है आपकी वार्षिक वगैरह परीक्षा होती है उसका जो किसका उदाहरण है? निर्माणात्मक मूल्यांकन का है, योगात्मक मूल्यांकन का है, निदानात्मक मूल्यांकन का है, निरंतर मूल्यांकन का है? बताइए किसका उदाहरण है? तो ये आपकी कौन सी उदाहरण हो जाएगा? योगात्मक मूल्यांकन होगा। तो एक बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या सीसी में छात्रों को रैंक 1 2 3 दी जाती है? हाँ, हमेशा नहीं, रैंक के बजाय ग्रेड दी जाती है, केवल 10वीं कक्षा में या फिर केवल मेधावी छात्रों को। सीसी में रैंक की बात करें तो रैंक है वो कतई नहीं दी जाती, रैंक के बजाय ग्रेड दिए जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, व्यापक मूल्यांकन के लिए जो व्यापक मूल्यांकन के शैक्षिक पक्ष में क्या नहीं आता है? पहला ऑप्शन है अभिवृत्तियां और मूल्य, दूसरा है कार्य शिक्षा, तीसरा इतिहास भूगोल के अंक या फिर शारीरिक शिक्षा। तो व्यापक मूल्यांकन के शैक्षिक पक्ष में क्या नहीं आता है? इसमें जो नहीं आता वो आपके इतिहास और भूगोल के अंक है वो नहीं आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला, निदानात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर है? निदानात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर है? पहला ऑप्शन है कठिन अभ्यास पर, या फिर समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या फिर उपचारात्मक सामग्री, या फिर समय पर। तो निदानात्मक परीक्षण की सफलता है वो किस पर निर्भर होती है? वो होती है आपकी केवल समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए ठीक है। चलिए 48वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सीसी का उद्देश्य किस क्षमता का विकास करना है? सीसी का जो उद्देश्य है वो किस क्षमता का विकास करना है? पहला ऑप्शन है केवल रटने पर, दूसरा है आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच की, या फिर परीक्षा में नकल करने की, या फिर शांत बैठने की। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वो होता है आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम से, दूसरा है शिक्षण विधियों से, या फिर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति से, या फिर उपयुक्त सभी। मूल्यांकन का संबंध किससे? मूल्यांकन का संबंध है वो पाठ्यक्रम से भी है, शिक्षण विधियों से भी है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति से, उपयुक्त सभी। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, सीसी बच्चों को क्या बनाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यानी जो सीसी है उनमें सतत व्यापक मूल्यांकन है वो बच्चों को क्या बनाता है? एक सक्रिय शिक्षार्थी, एक डरा हुआ छात्र, केवल परीक्षा देने वाली मशीन, या फिर एक निष्क्रिय श्रोता? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है, आज की ये थी हमारी क्लास, और अगली इसके जो 50 प्रश्न है वो क्लास आपको है वो कल मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें 2 भागों में डिवाइड किया है ताकि आपका वो ज्यादा प्रश्नों की क्लास होगी तो आप वो पूरी वैसे देख नहीं पाओगे, बीच में छोड़ दोगे। इससे अच्छा है आपको
थोड़ा थोड़ा दिया जाए ना, तो 50% है वो 50% होंगे, जो जितनी क्लासें लगती है उतनी वो लगेगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, जय जय राजस्थान, जय हिंद, वंदे मातरम।